जय हिंद। लॉकडाउन से पहले हम लोग क्या बोलते उसको चैप्टर 1 पढ़ रहे थे और चैप्टर 1 में हम लोग लास्ट भाग जो है उसको पढ़ रहे थे। और वो जो लास्ट पार्ट हम लोग जो पढ़ रहे थे चैप्टर 1 में वो था पदार्थों का परिवहन। तो जैसे क्लास में पढ़ाया जा रहा था, जैसे आप लोग नोट करते थे, वैसे ही यहाँ पर भी आपको समझते और नोट करते हुए जाना है, ताकि जब भी आने वाले भविष्य में जब भी आपका क्लास खुले उस समय हम लोग क्या कर सके, उसको वहीं से कंटिन्यू कर सके। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें पढ़ाया जाएगा उसको ध्यान से सुनना है, समझना है, नोट करते जाना है, कॉपी सामने रख के बैठना है, ठीक है। वैसा नहीं है कि वीडियो एक बार देख करके उसको छोड़ देना है, तो वैसे देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप उसको क्या कर दीजिएगा, नोट करते जाइएगा और जो क्वेश्चन आंसर होगा उसको करते जाइएगा। तो यहाँ पर ये फर्स्ट वीडियो है और ये एक तरह से चैप्टर का लास्ट भी हो सकता है, चाहे कि चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम लोग वहाँ पर पदार्थों का परिवहन पढ़ रहे थे और वहाँ पर दो चीज़ आपको बता दिए थे कि विसरण क्या होता है, परासरण क्या होता है, और सॉल्यूशन समझाए थे। लेकिन वहाँ से कंटिन्यू हम नहीं करेंगे, यहीं अब शुरू करेंगे हम लोग पदार्थों के परिवहन से ही। विसरण समझेंगे, परासरण समझेंगे, उसके बाद आगे चीज़ें जो हैं वो और भी समझेंगे। तो देखिए हेडिंग डालना है पदार्थों का परिवहन। पदार्थों का परिवहन। तो इसमें जो सबसे पहले आपको समझना है वो समझना है विसरण। विसरण जो होता है इसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन ये क्या होता है उसको समझने से पहले आपको सांद्रता समझ में आनी चाहिए। सांद्रता समझिएगा। दो घोल ले लेते हैं, सिंपल सा समझाने के लिए कर रहे हैं कि सांद्रता आखिर होता क्या है, कि आगे बाद में इसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। ये दो कंटेनर है, कंटेनर ए और कंटेनर बी, ठीक है। इसमें दो चीज़ का सोल्यूशन लेते हैं, एक है शर्करा, शर्करा जो शुगर होता है, और दूसरा होता है वाटर, जल, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ें हैं, शर्करा ले लेते हैं और जल ले लेते हैं, ठीक। तो अगर हम इसमें देखें कि शर्करा का जो मात्रा है वो 10 ग्राम है और जो जल है उसका मात्रा कितना है, इसको मान लेते हैं 50 या 250 ml, 250 लीटर, 250 ml है, मिलीलीटर है। इसमें शर्करा जो मान लेते हैं वो मान लेते हैं 100 ग्राम, और जो वाटर है वो कितना है, 250 ml। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों को जब घोल दें तो कौन सा जो सॉल्यूशन है वो गाढ़ा होगा, ज़्यादा गहरा होगा, तो ये होगा। क्यों? क्योंकि इसमें पानी 250 ही है ml और शुगर कितना है, 100 ग्राम है। तो कह सकते हैं कि ये जो बी कंटेनर है और इसका जो ये गाढ़ापन है ये अधिक है। कह सकते हैं कि इसमें जो चीनी का सांद्रता है, मात्रा है, वो क्या है, अधिक है। इसमें लिख सकते हैं कि इसकी सांद्रता जो है, सांद्रता का एक तरह से क्या कर सकते हैं, मात्रा। किसकी मात्रा की बात कर रहे हैं, शर्करा की मात्रा क्या है यहाँ पर, अधिक है। और अगर इसमें देखें तो ये जो कंटेनर ए वाला सॉल्यूशन है ये कंटेनर बी के तुलना में क्या होगा, कम गाढ़ा होगा, ये पतला होगा। और पतला होगा ऐसा क्यों है, क्योंकि जल का मात्रा इसमें क्या है, अधिक है, और चीनी का मात्रा क्या है, कम है। तो इसकी सांद्रता जो होगी, कंसंट्रेशन जो होगा, वो किससे कम होगा, कंटेनर बी से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो सांद्रता का मतलब क्या होता है, किसी भी विलयन में, किसी भी सॉल्यूशन में किसी विशेष चीज की मात्रा। अगर हम लोग शर्करा की मात्रा देख रहे थे तो शर्करा का सांद्रता जो है वो इसमें क्या है, कम है। किसका मात्रा कम है, शर्करा का मात्रा कम है, और शर्करा का मात्रा इसमें क्या है, अधिक है, ठीक है। अगर हम लोग इसको उल्टा कर दें, यहाँ पर 300 ml कर दें वाटर, तो अब देखिए अगर हम लोग जल के बारे में देखें तो कंटेनर ए में जल का मात्रा क्या है, अधिक है। तो यहाँ पर अगर हम जल की सांद्रता की बात करें तो जल का सांद्रता यहाँ पर क्या होगा, अधिक होगा। और इसमें अगर इसके तुलना में इसमें देखा जाए, इसमें जल की सांद्रता क्या है, कम है। इसमें जल की सांद्रता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर सांद्रता का मतलब क्या होता है, मात्रा होता है, कंपैरिजन करना होता है कि किसमें किसकी मात्रा क्या है, अधिक है। और जिसमें जैसे मान लीजिए शुगर और
वाटर का घोल लिए हैं, तो अगर उसमें शुगर का मात्रा अधिक है तो शुगर की सांद्रता क्या कहेंगे, अधिक है। अगर वाटर की मात्रा अधिक है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि जल जो है उसका सांद्रता क्या है, अधिक है। तो ये सांद्रता आपको समझ में, जैसे सांद्रता का मतलब एक तरह से कंटेंट होता है, मात्रा होता है। देखिए आगे समझिए, इसको नोट नहीं करना है, इसको सिर्फ समझना था। तो आगे विसरण क्रिया समझना है। तो विसरण क्रिया क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब कोई पदार्थ जो है वो उच्च सांद्रता से, उच्च सांद्रता का मतलब होता है जिधर उसकी मात्रा क्या है, अधिक है, उधर से निम्न सांद्रता की ओर ऐसे दिशा में ओर जा रहा है जहाँ पर उसकी मात्रा क्या है, कम है, और अपने आप ये गमन हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विसरण बोलेंगे। इसमें लिख सकते हैं, जब कोई पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः का मतलब होगा ऑटोमेटिक, अपने आप स्वतः गमन करता है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे विसरण कहते हैं। ये मान लेते हैं, ये है एक कंटेनर, इधर भी अगर इधर हम मान लेते हैं नमक है, ठीक, नमक इधर 10 ग्राम लेते हैं और इधर जल ले लेते हैं 250 ml। इधर नमक जो है उसका मात्रा 20 ग्राम ले लेते हैं, और इधर जो है जो जल का मात्रा है वो ले लेते हैं 150 ग्राम। तो अगर आप इसको देखिएगा, तो अगर हम लोग देखें तो इधर जो है वो नमक का मात्रा क्या है, अधिक है, नमक का सांद्रता क्या है, अधिक है, और जल की सांद्रता क्या है, इधर के तुलना में कम है। तो जो जल है वो इधर उच्च सांद्रता में है, इसकी मात्रा अधिक है, और इधर जल की सांद्रता क्या है, कम है। तो जो जल है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अपने आप क्या करेगा, जाना प्रारंभ करेगा। और जब कोई पदार्थ जो है वो अपने आप उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करता है, गमन करने लगता है। इसको समझिए कि सीधा सा मतलब हम आपको समझाए थे क्लास में कि ऐसे कंटेनर लेते हैं, गिलास ले लेते हैं, ठीक है, 2 गिलास है, अब इसमें जल जो है इतना भरा हुआ है, ठीक, और इसमें जल की मात्रा क्या है, कम है। इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, पाइप से कनेक्ट करते हैं। जब पाइप से कनेक्ट करिएगा तो इसमें से जो जल है वो अपने आप इसमें क्या हो जाएगा, जाते रहेगा, और तब तक जाएगा जब तक दोनों में मात्रा क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए। ये अपने आप जल जब उसमें जाएगा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विसरण बोलेंगे। ये सिंपल सा विसरण है। नेक्स्ट आगे हम लोग को जो समझना है वो परासरण समझना है, ओस्मोसिस, परासरण। ओस्मोसिस क्या होता है, वो विसरण क्रिया के समान ही होता है, लेकिन उसमें बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा देते हैं, ठीक है। इसमें लिख सकते हैं, जब कोई पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, पारगम्य झिल्ली, हम लोग कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ चुके हैं। कोशिका झिल्ली जो होता है वो अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है जो कोई विशेष प्रकार के पदार्थों को ही, चयनित पदार्थों को ही क्या करता है, परिवहन होने का, उसको एक इधर से उधर जाने का क्या करता है, अनुमति देता है। तो ऐसे झिल्ली को हम लोग बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। और जब कोई पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर किसके द्वारा गमन करता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा गमन करता है, तो उसे परासरण कहते हैं।
ठीक है। इसमें देखो दोनों डेफिनेशन सेम है, इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसमें अपने आप होता है बिना अर्ध पारगम्य झिल्ली का, और इसमें हम किसको जोड़ दिए हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो अगर बिना अर्ध पारगम्य झिल्ली के हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विसरण बोलेंगे। और अगर अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा पदार्थों का मूवमेंट हो रहा है, गमन हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, परासरण कहेंगे। या इसी को चेंज कर सकते हैं हम लोग, कैसे चेंज कर सकते हैं कि जब विसरण की क्रिया किसके द्वारा पूर्ण होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पूर्ण होती है। जब विसरण की क्रिया अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पूर्ण होती है तो उसे क्या कहेंगे, परासरण कहते हैं, परासरण कहते हैं। तो ये परासरण तक हम लोग क्लास में पढ़ लिए थे, तो इसको आप क्या करिए, वीडियो रोक करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो पढ़ना है वो परासरण के प्रकार पढ़ना है। परासरण के प्रकार, परासरण के प्रकार जो होते हैं वो हम लोग को यहाँ पर दो पढ़ना है, एक अंतः परासरण पढ़ना है और एक बाह्य परासरण पढ़ना है। लेकिन उसको समझने से पहले हम लोग को क्या समझना होगा, विलयन समझना होगा। तो परासरण के प्रकार से इसमें लिख सकते हैं ए करके अंतः परासरण सरण, और बी करके लिखना है क्या, बाह्य परासरण परासरण। इसको लिख लीजिएगा और उसको लिखने के बाद क्या करना है, नेक्स्ट हेडिंग डालना है विलयन। और विलयन हम आपको समझाए थे कि विलयन जो होता है वो दो अलग अलग पदार्थों का क्या होता है, मिश्रण होता है, ठीक है ना। एक होता है विलय और एक होता है विलायक। विलयन का मतलब होता है सॉल्यूशन, विलय का मतलब होता है सॉल्यूट, और इसका मतलब होता है सॉल्वेंट। अगर सीधा सा समझना है तो शरबत, ये एग्जांपल लिए थे क्लास में। तो शरबत जो होता है वो दो चीज़ों का मिश्रण होता है, एक होता है इसमें चीनी और दूसरा कौन होता है, जल होता है, पानी होता है। अब यहाँ से समझ में आएगा, अगर जल और चीनी का मिश्रण जो है वो ये शरबत है, और शरबत क्या है, एक प्रकार का विलयन है और सॉल्यूशन है, और इसका निर्माण जो हो रहा है वो चीनी और जल के मिलने से। तो चीनी जो है, अगर हम लोग शरबत में देखें तो किसकी मात्रा कम होती है, चीनी की मात्रा कम होती है। तो जिसकी किसी भी सॉल्यूशन में ऐसा पदार्थ जिसकी मात्रा क्या होगा, कम होगा, उस पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, विलय कहेंगे, सोलूट कहेंगे। और ऐसे पदार्थ जिनकी मात्रा क्या होता है, अधिक होता है, या जिसमें किसी पदार्थ को घोला जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विलायक या सोलवेंट बोलते हैं, ठीक है। ये हुआ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन जो होता है वो कई प्रकार के होता है, उसमें से पहला हम लोग को पढ़ना है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अल्प पराशरी विलयन। लिख डालना है अल्प पराशरी विलयन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ये क्या होता है, देख सकते हैं, ऐसे विलयन जिनकी सांद्रता किसके, कोशिका के विलयन के सांद्रता से कम होती है, उसे अल्प पराशरी विलयन कहेंगे। विलयन कहते हैं, कह रहा है कि ऐसे विलयन जिनकी सांद्रता किसके कम है, कोशिका के विलयन की सांद्रता से कम है। अगर मान लेते हैं ये कोशिका है और ये है विलयन, समझने के लिए है सिर्फ, ठीक।
तो यहाँ पर नमक का मात्रा मान लेते हैं वो कम है, ठीक नहीं, नमक का मात्रा जो है वो यहाँ पर क्या है, अधिक है, और जल का मात्रा जो है वो क्या है, कम है। और यहाँ पर अगर हम मान लें कि ये बिलियन भी है तो इसमें नमक का मात्रा जो है वो कम है और जल का मात्रा जो है वो क्या है, अधिक। अभी इसको समझना है तो कैसे समझेंगे, तो इसको एक चीज यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि समझने के लिए सिर्फ कि जहाँ नमक का मात्रा अधिक होगा उसका सांद्रता भी क्या होगा, अधिक होगा। अगर नमक का मात्रा अधिक है तो यहाँ का सांद्रता क्या होगा, अधिक होगा, और यहाँ नमक का मात्रा कम है तो इसका सांद्रता क्या होगा, कम होगा, ये समझना है। और जहाँ नमक का मात्रा कम होगा उसका सांद्रता भी क्या होगा, अधिक होगा, सॉरी कम होगा। तो देखिए अगर हम इस बिलियन को देखें, बिलियन, और इस कोशिका को देखें, तो इस कोशिका में जो नमक का मात्रा क्या है, अधिक है। तो नमक का मात्रा अधिक है तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें नमक का सांद्रता क्या है, अधिक है। और इस बिलियन में देख सकते हैं कि नमक का मात्रा कम है, तो इस बिलियन में हम लोग कह सकते हैं कि नमक का सांद्रता क्या है, कम है, ठीक है। तो अगर ये बिलियन है, बिलियन की सांद्रता जो है वो किसके सांद्रता से कम हो रहा है, कोशिका के सांद्रता से कम है, तो ऐसे बिलियन को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्प पराशरी बिलियन कहेंगे। जब किसी बिलियन की सांद्रता जो होता है वो कोशिका के सांद्रता से कम हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, अल्प पराशरी बिलियन कहा जाता है। यहीं पर इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है समपराशरी बिलियन। समपराशरी बिलियन उसको बोलते हैं आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है तो इसको देख सकते हैं, इस आइसो का मतलब होता है बराबर। जब बिलियन की सांद्रता कोशिका के सांद्रता से क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक है ना, दोनों तरफ नमक का मात्रा क्या है, बराबर है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समपराशरी बिलियन बोलेंगे। इसमें लिख सकते हैं जब बिलियन की सांद्रता, बिलियन की सांद्रता कोशिका के सांद्रता के, कोशिका के सांद्रता के बराबर होती है तो उसे क्या कहेंगे, समपराशरी बिलियन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, समपराशरी बिलियन कहते हैं। इसको आप पहले क्या, किसको समझना है तो देखिए, ये अभी लिए थे कंटेनर, ये इसमें नमक और ये जल, इधर कोशिका, इसमें भी नमक और ये जल। अब दोनों की मात्रा, नमक की मात्रा इधर भी 10 ग्राम है, इधर भी कितना है, 10 ग्राम है, तो दोनों का मात्रा दोनों में क्या है, बराबर है। इसका कह सकते हैं सांद्रता क्या है, बराबर है। और जब सांद्रता बराबर होता है कोशिका और बिलियन दोनों का, तो ऐसे बिलियन को हम लोग क्या बोलेंगे, समपराशरी बिलियन बोलते हैं। तो इसको आपको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है, यहाँ से इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अति पराशरी बिलियन। नेक्स्ट जो है वो है अति पराशरी बिलियन, तीसरा अति पराशरी बिलियन। अति पराशरी बिलियन इसमें क्या हो सकता है, इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या होता है ये, उसका ठीक उल्टा हो जाएगा। जब बिलियन की सांद्रता, जब बिलियन की सांद्रता इससे कोशिका के सांद्रता से क्या होती है, अधिक होती है, तो उसे क्या कहेंगे, अति पराशरी बिलियन कहते हैं। अति पराशरी बिलियन, अति पराशरी बिलियन कहते हैं। इसमें ठीक उल्टा है, जैसे ये कंटेनर ले लिया गया है, अब इसमें नमक का मात्रा क्या होगा, अधिक होगा, और कोशिका जो है इसमें नमक का मात्रा क्या होगा, कम होगा। इसमें जल की मात्रा क्या होगी, कम होगी, और इसमें जल का मात्रा क्या होगा,
अधिक होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें अब बिलियन के अंदर नमक का मात्रा अधिक, तो हम कह सकते हैं कि सांद्रता क्या हो गया है, अधिक। और ये बिलियन का सांद्रता किससे अधिक हो गया है, कोशिका से अधिक हो गया है। तो जब किसी बिलियन की सांद्रता जो है वो कोशिका के सांद्रता से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, तो ऐसे बिलियन को हम लोग क्या बोलते हैं, अति पराशरी बिलियन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग को आगे नेक्स्ट जो पढ़ना है वो पढ़ना है परासरण के प्रकार। दो प्रकार भी होता है। पहला जो होता है उसमें आता है अंतः परासरण। अंतः परासरण, अंतः परासरण क्या होता है इसको समझिए, इधर समझाते हैं नीचे। ये अभी बताए थे, ये कंटेनर है, ग्लास है। अब डायग्राम इसको बना लेना है। ठीक है, इधर क्या था, नमक जो है उसका मात्रा कम था और जल का मात्रा जो है वो मान लेते हैं वो क्या है, अधिक है। और इधर मान लेते हैं नमक का मात्रा जो है वो अधिक है और जल की मात्रा क्या है, कम है। तो अगर देखिए इसका सांद्रता क्या था, क्या है, कम। नमक का मात्रा कम तो सांद्रता क्या है, कम है। और इसमें नमक का मात्रा अधिक तो सांद्रता क्या है, अधिक है। तो हम अभी बताए थे कि जब बिलियन की सांद्रता जो है वो कोशिका के सांद्रता से क्या होता है, कम होता है, तो ऐसे बिलियन को हम लोग क्या कहते हैं, अल्प पराशरी बिलियन कहते हैं। अल्प पराशरी बिलियन, इसके नाम लिख देना है नीचे कि ये जो है ये अल्प पराशरी बिलियन है और ये क्या है, कोशिका है। अब नमक के पास एक गुण और होता है कि जहाँ नमक का मात्रा अधिक होता है वो अपने और जल को क्या करेगा, आकर्षित करता है। तो अब इस कोशिका को उठा करके इसमें रख रहे हैं। ये जो कोशिका है जिसकी सांद्रता क्या है, अधिक है, इस अधिक सांद्रता वाले कोशिका को हम क्या कर रहे हैं, इस बिलियन में डाल रहे हैं। और जब इसमें डालिएगा तो अभी बताया कि नमक जिधर मात्रा अधिक होता है वो क्या करता है, जल को अपनी ओर खींचता है। जब इस कोशिका को डालेंगे तो कोशिका में नमक का मात्रा क्या है, अधिक है। और जब कोशिका में नमक की मात्रा अधिक है तो इस बिलियन में से वो जल को क्या कर लेगा, सोख लेगा। कहने का मतलब जो है वो बिलियन से जो जल है वो किसमें प्रवेश करने लगेगा, कोशिका में प्रवेश करने लगेगा। और जब कोशिका में वो जल प्रवेश करने लगेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं अंतः परासरण। अंतः परासरण, ये अंतः परासरण का डेफिनेशन क्या होगा कि ये कैसा बिलियन है, अल्प पराशरी बिलियन। इसको अल्प पराशरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी सांद्रता जो है वो कोशिका की सांद्रता से क्या है, कम है। तो जब कोशिका को हम लोग अल्प पराशरी बिलियन में रखते हैं तो जो जल है वो कोशिका के अंदर क्या करता है, प्रवेश करता है। और जब जल कोशिका के अंदर प्रवेश करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंतः परासरण। और जब कोशिका के अंदर जल प्रवेश करेगा तो कोशिका क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। ठीक है, तो ये अंतः परासरण का डेफिनेशन यहाँ से क्या होगा, इसको अंग्रेजी में इंडोस्मोसिस बोलते हैं। जब कोशिका को अल्प पराशरी बिलियन में रखा जाता है तो जल कोशिका में प्रवेश करता है, कोशिका में प्रवेश करता है, जिसे अंतः परासरण कहते हैं। परासरण कहते हैं। अंतः परासरण तो भी बताया था कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली। तो ये जो कोशिका झिल्ली होता है ये कैसा होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। और ये इधर से इधर जल जब प्रवेश करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अंतः परासरण। तो इसको पूरा को क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है अति परासरण। अति परासरण नहीं, बाह्य परासरण, सॉरी, बाह्य परासरण। बाह्य परासरण एक्सोओस्मोसिस। इसमें क्या होता है, इसी प्रकार से होगा। ये कंटेनर, लेकिन इस बार अब उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या होगा, इसमें नमक का मात्रा हम लोग क्या करेंगे, अधिक करेंगे, जल जो है वो कम है। और ये कोशिका, इसमें नमक का मात्रा कम है और जल की मात्रा क्या है, अधिक है। इसमें जल की मात्रा क्या है, कम है। तो
देखिए अब इस नमक का मात्रा अधिक, तो सांद्रता क्या है यहाँ पर अधिक है और यहाँ पर सांद्रता क्या है कम है। तो ये नमक का मात्रा अधिक, सांद्रता अधिक, तो ऐसे इस विलीन की सांद्रता अधिक है। जब विलीन की सांद्रता जो है वो कोशिका के सांद्रता से क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, तो ऐसे विलीन को हम लोग क्या बोलते हैं, अति पराशरी विलीन बोलते हैं। तो ये कैसा विलीन हो गया, अति पराशरी विलीन, ये अति पराशरी विलीन है। अब इस विलीन में भी बताया कि जिधर नमक का मात्रा क्या होगा, अधिक होगा, वो जल को अपनी ओर क्या करेगा, खींच लेगा। ठीक है, तो अब इस कोशिका को अगर इसमें डालें तो जो जल, इधर नमक का मात्रा अधिक है तो ये क्या करेगा, जल को अपनी ओर खींच लेगा इधर से इधर। जब अपनी ओर खींच लेगा तो ये कोशिका क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, तो जल कोशिका से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। कब, जब हम कोशिका को किसमें डाल रहे हैं, अति पराशरी विलीन में डाल रहे हैं। और जब जल कोशिका से बाहर निकलने लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य परासरण कहते हैं। इसमें लिख सकते हैं, जब कोशिका को कहाँ पर, अति पराशरी विलयन में, अति पराशरी विलयन में रखा जाता है तो जल कोशिका से बाहर मुक्त होती है या निकलती है, जिसे बाह्य परासरण कहते हैं, जिसे बाह्य परासरण कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन देता है, क्या क्वेश्चन देता है, किशमिश, किशमिश जो होता है उसको कहा दूध में डाला, दूध में डालने के बाद क्या होता है, जो किशमिश है वो क्या होता है, फूल जाता है। किशमिश फूल रहा है, वो कब फूल रहा है, जब बाहर से जो दूध है या जो उसमें जो जल होता है वो किसमें प्रवेश करेगा, किशमिश में प्रवेश करेगा। तो ये क्या हो रहा है, ये अंतः परासरण हो रहा है। ध्यान रखना, किशमिश जो फूलता है वो कौन सी क्रिया द्वारा फूलता है, अंतः परासरण द्वारा फूलता है। और अगर उसको बाहर निकाल दे, धूप में रख दे, ठीक है, या नमक में रख दे, तो वो जो किशमिश है उसमें से जो जल है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जब जल किशमिश से बाहर निकलेगा तो वो जो किशमिश है वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो जल बाहर निकल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, बाह्य परासरण। तो किशमिश जो सिकुड़ जाता है वो क्या, कौन सी क्रिया द्वारा सिकुड़ता है, बाह्य परासरण। इसके द्वारा क्वेश्चन, इसके जैसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, उसको ध्यान रखना। इसको पहले क्या करिए, नोट करिए। इसके बाद दो और चीजों को पढ़ना है। एक है परिवहन का टाइप, निष्क्रिय परिवहन, निष्क्रिय परिवहन। निष्क्रिय परिवहन क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जब जैसे देखिए सिंपल से समझने के लिए, जब हम लोग नल खोलते हैं तो पानी जो है वो टंकी से अपने आप क्या होते जाता है, नीचे गिरते जाता है। तो उसमें हमको किसी भी प्रकार के ऊर्जा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, क्योंकि जब वो टंकी खाली जाता है, जब उसको आपको पानी भरना होता है तो क्या करते हैं, मोटर चालू करते हैं और उसमें आपको ऊर्जा देना पड़ता है। जब हम लोग नल खोला तो पानी अपने आप आ रहा है, तो उसमें ऊर्जा हमको नहीं देना पड़ रहा है। तो वो अपने आप होने वाला जो परिवहन, जिसमें किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निष्क्रिय परिवहन बोलेंगे। लेकिन जब हम लोग मोटर चालू करके पानी उसमें भरते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या हो रहा है, ऊर्जा दे रहे हैं। और जब परिवहन में ऊर्जा देना पड़ता है, ऐसे परिवहन जिसमें ऊर्जा की खपत होती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सक्रिय परिवहन करेंगे। दूसरा जो होता है वो होता है सक्रिय परिवहन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक, तो निष्क्रिय क्या हुआ, ऐसे परिवहन जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। नल से पानी अपने आप गिरता है, लिख सकते हैं ऐसे परिवहन जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। ठीक, और इसका ठीक उल्टा ये हो जाएगा कि ऐसा परिवहन जिसमें किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसे परिवहन
जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे सक्रिय परिवहन कहते हैं। सक्रिय परिवहन कहते हैं। जिसमें ऊर्जा की खपत नहीं हो रहा है, जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं हो रहा है उसको निष्क्रिय, और जिसमें ऊर्जा की खपत होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सक्रिय कहेंगे। इसको एक और नाम से जानते हैं कि इसमें क्या होता है कि सांद्रता के अनुसार कार्य होता है और इसमें सांद्रता के विरुद्ध कार्य होता है। जब सांद्रता के अनुसार कार्य हो रहा है, ठीक है ना, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर हो रहा है, तो उसमें ऊर्जा की खपत नहीं होगी। जबकि सांद्रता के विरुद्ध काम होगा, कम से अधिक की ओर जब भेजना होगा तो उसमें क्या होगा, ऊर्जा का खपत होगा, और उस प्रकार के परिवहन को क्या बोलेंगे, सक्रिय परिवहन बोलेंगे। तो इसको भी नोट कर लीजिए। बाकी विशेष जो है वो आपको अगले क्लास में मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।